अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल मैंने उस दिन क्लास में किया था और उसी को कहा था कि दोबारा करिएगा, वो होमवर्क है। तो किया होगा, ये मैच की खुशियां मनाते रहे होंगे। एक मैच जीतने की खुशियां मनाई होंगी, एक हारने की खुशियां मनाई होंगी। है? हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ ना, एक जीतने की खुशी, एक हारने की। हारने की खुशी ज्यादा। खेल खेल होता है यार। क्वेश्चन दोबारा करना था, आप लोग क्योंकि खेल कूद में मसरूफ रहे, वो खेलते रहे, आप कूदते रहे खुशी खुशी में। तो मैंने बहरहाल ये क्लास उस पे यूट्यूब पे भी डलवाई हुई है, तो सवाल किसी ने दोबारा देखना हो तो दोबारा देख लेना, वरना अगली अटेम्प्ट में दोबारा करने की ऑप्शन तो है ही। एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं, और ये पैक की बुक में मुझे नहीं मिल सका, तो वही जो पीडीएफ फाइल है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 जी लिमिटेड, पैक की कॉस्ट की बुक मेरे सुनने में आया कि ये बच्चे, ये मशहूर है कि नासिर साहब की बुक है, तो ये नहीं, नासिर साहब की बुक नहीं है। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कुछ सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, लेकिन इस बात के मशहूर होने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ अगली दफा ले लूंगा इसको, टेकअप कर लूंगा, बुक मैं ही करूंगा इसकी अगले सेशन में प्रॉब्ली। तो पैक की बुक में ये सवाल नहीं है, ये मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें है क्वेश्चन 9, और जो पास पेपर्स देखा करते हैं तो उसमें स्प्रिंग 13 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 3 था। ये होमवर्क है आज का। ये जो लोग पास पेपर से भी देखते हो तो वो मेरी वाली फाइल का सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि मैंने उस तरीके से किया जैसे आपको समझाया हुआ है। स्प्रिंग 13 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 3 है ये, और मेरे नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जी लिमिटेड। ये होमवर्क है आज का, ये होमवर्क है। अच्छा, और जो बच्चे सारे सवाल मेरे क्लास खत्म करा देने के बाद सारे सवाल करने के आदी हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन 8 है ना मेरे नोट्स में, वो अभी नहीं करना आपने, वो मैं डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगा ना तब कराऊंगा, खुद करूंगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 टॉय लिमिटेड, ये नहीं करना अभी, ये डिसीजन मेकिंग में खुद कराऊंगा मैं। मेरे नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 टॉय लिमिटेड, ये अभी नहीं करना, ये मैं खुद डिसीजन मेकिंग पढ़ाते हुए करवाऊंगा। करने को भी किया जा सकता था, लेकिन इसमें कुछ लॉसेस की ऐसी कैलकुलेशन है जो भी नहीं सिखाई हुई, तो मैं इसको खुद डिसीजन मेकिंग कराते हुए कराऊंगा। यही सवाल जो क्वेश्चन 8 है, ये थोड़ा बहुत कॉपी होके तो पिछली अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ था स्प्रिंग 22 में, और इस दफा जो है वो ये जिरकॉन लिमिटेड वाला कॉपी होके टेस्ट हुआ है, तो अगली दफा इसका मतलब है क्वेश्चन 9 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 9 होमवर्क है, ये करके आइएगा, करके आइएगा। इस चैप्टर के मैंने 4 हिस्से बांटे थे, तो तीसरा हिस्सा एक सवाल करा दिया, एक होमवर्क दे दिया, बहुत है। चौथा हिस्सा मैंने किया था लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व ये हम अभी नहीं करेंगे, नहीं हेडिंग जरूर दें, लिखें हेडिंग दें। जब मैं लास्ट ग्रिड पढ़ाऊंगा ना, ये कॉस्ट का मुश्किल एरिया है, डिसीजन मेकिंग के नाम से मशहूर है। जब ये पढ़ाऊंगा तो इससे पहले पढ़ाऊंगा ये लर्निंग कर्व, क्योंकि इसकी टेस्टिंग जो है ना वो डिसीजन मेकिंग के सवालों में होती है, तो वो चूंकि मैंने कराना जनवरी में कहीं, तब तक आप ये भूल ही चुके होंगे, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा ही तब। तो लर्निंग कर्व हम लोग पढ़ेंगे बाद में।
ये चैप्टर लेबर का खत्म। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये आईकेप की बुक के एतबार से मैं आपको के साथ साथ बता रहा था आपको, तो ये उन्होंने 2 चैप्टर्स में बांटा हुआ है। प्रोसेस कॉस्टिंग, और ये आपका मेक और ब्रेक टॉपिक है। अभी से जो उठेंगे कॉस्ट में वो उठ जाएंगे, जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे, क्योंकि इस पे मैंने यहीं से ही सारी कॉस्ट अकाउंटिंग आगे चलानी होती है, तो इसमें मैं टाइम निस्बतन ज्यादा लगाता हूं। तो जो अभी भी सीरियस नहीं थे वो अब इंसान के बच्चे बन जाएं और अब पढ़ लें कॉस्ट। और जो इससे पहले रह गया, क्योंकि कुछ बच्चे जिन्होंने ज्वाइन भी किया होगा रिजल्ट के बाद, तो वो टाइम निकाल के एक्स्ट्रा बाद में करिएगा, अभी से क्लास के साथ साथ चल लेना। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत कुछ सीखेंगे जिंदगी में आप इस टॉपिक से रिलेटेड, और यहां से फिर आपकी कॉस्ट टेक ऑफ करनी है। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग में ना बाकी चैप्टर्स की तरह इसको भी मैंने टुकड़ों में बांटा हुआ है, और इसको मैंने बांटा हुआ है 3 टुकड़ों में, और उन टुकड़ों के आगे बहुत सारे टुकड़े हैं, लेकिन ऊपर से अगर देखें तो मैंने इसको 3 टुकड़ों में बांटा हुआ है। बाकी फिर आगे इनकी मजीद डिटेल है, लेकिन ओवरऑल मैंने 3 टुकड़ों में बांटा है इसको। एक में मैं काफी सारी आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, कॉस्ट की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे हम, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उसकी कॉस्ट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो कॉस्ट्स कैलकुलेशंस करनी, पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, काफी सारी कॉस्ट कैलकुलेशंस करनी है, ये इसका मेजर एरिया है। उसमें साथ साथ कुछ फॉर्मेट्स, कुछ स्टेटमेंट्स भी आएंगी, लेकिन मेन बात है कि हम लोग कॉस्ट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। जब ये सारी कैलकुलेशन सीख लेंगे फिर इनका डेबिट क्रेडिट भी करेंगे। प्रोसेस कॉस्ट्स की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जिसमें डबल एंट्रीज भी सीखेंगे, वो भी एग्जाम में टेस्ट होती हैं, और लेजर अकाउंट्स भी बनाएंगे। और ये जितनी मेहनत हो चुकी होगी, इसी सब मेहनत का इस्तेमाल करके एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। आईके बुक में इसका चैप्टर ही अलग बना हुआ है, लेकिन मैं इसको ओवरऑल एक टॉपिक के तौर पे पढ़ाता हूं, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। हाँ जी जी जी, बाय बाय BY, बाय प्रोडक्ट्स। अच्छा, जब तक मैं ये अकाउंटिंग एंट्रीज पे नहीं जाता, तब तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सारी हम ये कॉस्ट कैलकुलेशंस पढ़ रहे होंगे। जब मैं डबल एंट्रीज पे जाऊंगा तो हेडिंग दूंगा कि हम लोग एंट्रीज पढ़ने लगे हैं, तब तक हम सारी कॉस्ट कैलकुलेशंस पढ़ने लगे। बहुत सारी डिस्कशन है इसमें। एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए मैं मिसाल वही ले रहा हूं, मुझे लगता है मैंने यही मिसाल ओवरहेड्स पढ़ाते हुए भी ली थी, सेम मिसाल ले रहा हूं कि एक बिजनेस है, अगर वो लेदर जैकेट्स बनाता है तो रॉ मटेरियल यानी लेदर, ये मुख्तलिफ पीडी से गुजर के फिर जैकेट बनेगा। और ना मेरी फैक्ट्री है ना आपकी फैक्ट्री है, ना मुझे पता ना आपको पता कैसे बनती होंगी जैकेट्स, बस एम ही बना लेते हैं। एक डिपार्टमेंट होगा कटिंग डिपार्टमेंट। किसी की है फैक्ट्री तो बताएं, है वो फैक्ट्री किसी की, लेदर फैक्ट्री नहीं? अच्छा, अब इसमें इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर
मुख्तलिफ हॉल्स होंगे, मुख्तलिफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होंगे। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेट्स से कटिंग डिपार्टमेंट, चमड़े की शीट्स होंगी पूरी, वो इस डिपार्टमेंट में इन होंगी, यहां पर मौजूद मशीन्स इनकी कटिंग करेंगी। फिर यहां से वो कटा हुआ चमड़ा जो है वो अगले किसी डिपार्टमेंट में जाएगा, उसको कह लेते हैं स्टिचिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, हो सकता है वाकई ये 3 डिपार्टमेंट ही होते हो, एम ही बस हम हाइपोथेटिकली बना रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, बस बात समझाना चाह रहा हूं। फिर एक होता होगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, मैंने ना एम ही 3 डिपार्टमेंट बनाए हैं, ये ना हो कि वो ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे ना ये क्लिप निकाल के सर की वीडियो लीक हो गई, सर को पता ही नहीं डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। मैं अभी मिसालें बना रहा हूं, ठीक है? हाँ, ये कटेगी। अच्छा, अब इसमें ना ये जो फिनिश गुड्स बन रही हैं, जैकेट कह लेते हैं, ये पहले मैंने बात बताई थी पीडीज के कॉन्टेक्स्ट में, एसडीज भी थे, पीडीज भी थे। अब मैं एसडीज की बात नहीं कर रहा, हम बात ही सिर्फ इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कर रहे हैं। एसडीज अगर होंगे भी तो उनका इस्तेमाल हो चुका होगा, और इस चैप्टर के सवालों में आप देखेंगे आपको ना नॉर्मली एफओएच का एक ओएआर दिया हुआ करेगा, यानी उस चैप्टर में जो ओएआर निकालना था वो निकल आया है, अब हम वहां से आगे बढ़ रहे होंगे, तो इसलिए यहां पर एसडीज का जिक्र नहीं हो रहा होगा, पीडीज का जिक्र ही हो रहा होगा। तो अब हो क्या रहा है कि रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस से गुजर के फिनिश गुड्स तक पहुंच रहा है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग ये सीख पाएंगे कि, ये रुपये की मिसाल ले रहा हूं, कि वो चमड़ा एक जैकेट के लिए जो 1300 रुपए का होता था, जब वो इन मशीनों से गुजरा। अच्छा, इन डिपार्टमेंट में मजीद क्या क्या खर्चा होगा, ये तो मटेरियल हो गया ना, और इन डिपार्टमेंट्स में क्या खर्चा आना है प्रोडक्ट बनने तक, लेबर और एफओएच, क्या कहते हैं उस खर्चे को, कन्वर्जन। तो इन सारे प्रोसेसेस में कन्वर्जन हो रही होगी, तो वो रॉ मटेरियल जो 1300 रुपए का था, जब वो इस प्रोसेस से गुजर के पार करेगा तो इस वक्त तक इसकी कॉस्ट हो चुकी होगी लेट्स से 1900। फिर जब वो ये वाला प्रोसेस भी पार कर जाएगा, यानी जब स्टिचिंग प्रोसेस से भी गुजर जाएगा, तो इसकी कॉस्ट बन चुकी हुई है 3000। फिर जब वो फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा और इस प्रोसेस से भी गुजर आएगा, यानी फाइनल जैकेट बन जाएगी, तो इसकी कॉस्ट हो चुकी हुई है 3600। मेरी फैक्ट्री है, 3600 की बना ली जैकेट। तो ये 1300 रुपए का मटेरियल खरीदा, और इन सारे प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजारने तक ये फाइनली प्रोडक्ट 3600 का कॉस्ट किया। प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद से ये जान पाएंगे कि जब एक प्रोसेस पार हुआ तो ये कितने रुपए की चीज बन चुकी हुई थी, फिर प्रोसेस 2 भी पार हुआ तो ये इतने की बन चुकी हुई है, फिर प्रोसेस 3 भी पार हुआ तो इतने की बन चुकी है। यानी प्रोसेस 1 में कितनी कन्वर्जन कॉस्ट और आई, प्रोसेस 1 में 600। फिर उतने कॉस्ट लगने के बाद वो बचा कुचा कटा पटा चमड़ा जब यहां पहुंचा, तो यहां से स्टिच होने के बाद कितनी कॉस्ट और आई, 1100। ये हम प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद से जान पा रहे हैं। यानी प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम ये 1900, 3000, 3600 ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, ये होने लगा प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कि हम लोग जो प्रोडक्ट मुख्तलिफ प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजर रहा है, हर प्रोसेस एंड होने तक, यानी वो जब उस प्रोसेस से भी पार कर जाएगा तो उस वक्त तक उस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट पर यूनिट आ चुकी होगी। इस सारे प्रोसेसेस के दरमियान ये वर्क इन प्रोसेस है ना, ये क्या है, रॉ मटेरियल, ये फिनिश गुड्स है। जब तक इन मशीनों के अंदर है, हो सकता है ये सारा का सारा काम 7 दिन का हो, तो उस 7 दिन के अंदर जो मशीनों के अंदर चमड़े ने गुजर गुजर के जैकेट बनना है, इन 7 दिनों तक ये वर्क इन प्रोसेस है। और ये जब इस डिपार्टमेंट से बाहर निकलेगा तो इतने रुपए की कॉस्ट आ चुकी हुई है, जब इस डिपार्टमेंट से बाहर निकलेगा तो इतने रुपए की कॉस्ट आ चुकी है, और जब फाइनली जैकेट बन जाएगी तो वो इतने रुपए बिजनेस को कॉस्ट कर रही है। तो ये जो हर डिपार्टमेंट पार करने पे कितनी कॉस्ट आ चुकी, ये प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद से जानेंगे हम। ये है चैप्टर का ओवरऑल आइडिया। इसको नोट जरूर करें, लेकिन ये जो बात आपको बताई है, कुछ 2-4 लाइनें अपने अल्फाज में लिखें अपने लिए। क्या भला क्या लिखना है, मैंने ये बताया है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो कुछ भी हम सीखने लगे हैं, हमें प्रोडक्ट बनने के जितने मराहिल हैं, जितने प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस एंड होने पे, हर प्रोसेस कंप्लीट होने पे ये कितने रुपए की चीज बन चुकी हुई है, ये हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग से जान सकते हैं। यानी प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में हमने ये 1900, 3000, 3600 कैलकुलेट करना सीखना है। कुछ ऐसा लिख लें अपने अपने अल्फाज में कि अपने लिए कभी फरवरी में, जनवरी में पढ़ने बैठे तो आपको पता लगे क्या बात हो रही थी। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में ना बहुत सारा कुछ पढ़ना है हमने, तो इसलिए इसमें गुजारिश है कि जब तक ये चैप्टर चल रहा है, इसको बेटा पहले लेक्चर से लेके सारा जो है ना वो रजिस्टर पढ़ के फिर अगले दिन आना, रोज का रोज रिवाइज करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर।
बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो पक्की हो जाएंगी चीजें। ये जैकेट मैंने मिसाल ली है, जैकेट कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना ये इस बिजनेस को 3600 कॉस्ट किया। अब तो 36 कैसे बना, ये सारी उसकी स्टेजेस हैं। पीआरसी पास करके सीए में आया, इतने रुपए लग चुके थे। कैफ पास कर चुका, इतने पैसे लग चुके हुए हैं। सीफैप पास कर लिया, इतने रुपए लग चुके हैं। एमएसए पास करके क्वालिफाई कर गया, इतने रुपए लग चुके हैं। हाँ जी, यहाँ तक कुछ लिखा लुखा तो आगे चले। अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ, मर्जी है लिखना चाहें तो मर्जी है, मैं कह नहीं रहा लिखने को, अगर कोई लिखना चाहे तो मर्जी है। ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, ये वो बिजनेसेस फॉलो कर रहे होते हैं जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो काफी ज्यादा क्वांटिटीज में बनाए चले जा रहे हैं, रिपीटेटिव बनाए चले जा रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार के बनाते हैं और प्रोसेस में लॉसेस भी होते हैं। दोबारा, प्रोसेस कॉस्टिंग वो बिजनेसेस फॉलो कर रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं एक ही नहीं बना रहे, जिंदगी में बनाए, जैकेट्स बनाए चले जा रहे हैं, जूते बनाए चले जा रहे हैं, कपड़े बनाए चले जा रहे हैं, फर्नीचर बनता जा रहा है, लार्ज क्वांटिटीज में बनते जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजर के बनते हैं और इन प्रोसेसेस के अंदर लॉसेस भी हुआ करते हैं। क्या मतलब लॉसेस भी हुआ करते हैं? यानी अगर एक बिजनेस है वो जूसेस बना के बेचता है, मतलब फ्रूट के जूसेस, और फिर जूसेस बेचता है, तो उन प्रोसेसेस के दौरान ये मतलब अगर मैं घर की मिसाल लूं तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हुए कुछ ना कुछ जूस गिर जाएगा, कुछ बर्तन पे लगा रह जाएगा। जितनी क्वांटिटी शुरू की थी एंड तक उतनी क्वांटिटी नहीं पहुंची थी, जितनी क्वांटिटी ने पीआरसी शुरू किया था उतनी क्वांटिटी एमएसए नहीं पहुंचेगी। तो ये हर प्रोसेस का लॉस है। तो वो बिजनेसेस जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं लार्ज क्वांटिटीज में रिपीटेटिव बेसिस पे मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार के और प्रोसेसेस में लॉसेस भी हुआ करते हैं, वो बिजनेसेस प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो कर रहे होते हैं। अगर कोई लिखना चाहे ये बात तो प्रोडक्ट्स बनते हैं लार्ज क्वांटिटीज में मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजर के और उन प्रोसेसेस में लॉसेस भी हुआ करते हैं, ये बिजनेसेस प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। इस मिसाल ये जो सामने बनाई है ना, इसके बाद मैंने दो बातें बोली थी अपने अल्फाज में अगर लिखनी हो। एक बात मैंने ये कही थी कि प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद से हम ये जान पाएंगे कि वो जो रॉ मटेरियल इस प्रोसेस में इन हुआ था इतने रुपए का, उस पे फिर मजीद कितनी कॉस्ट होती जा रही है फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, हर प्रोसेस कंप्लीट होने पे कितनी कॉस्ट हो चुकी है, ये हम प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद से जान पाते हैं। एक ये बात बोली है। दूसरी बात मैंने ये कही है कि वो प्रोडक्ट्स जो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में रिपीटेटिव बन रहे होते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजर के और इन प्रोसेसेस में लॉसेस भी होते हैं, वो बिजनेसेस प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस और बाकियों में, अच्छा इनपुट आउटपुट, ओके, इनपुट आउटपुट क्वांटिटी के हवाले से, तो इस प्रोसेस और बाकी दोनों प्रोसेस इनमें फर्क ये है कि इसका इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल, जबकि इनका इनपुट क्या है, वर्क इन प्रोसेस तो है लेकिन इनका इनपुट वो है जो इनसे पिछले प्रोसेस का आउटपुट है। तो कैलकुलेशन के एतबार से थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। इस प्रोसेस का इनपुट रॉ मटेरियल जिसको बस सिर्फ खरीदा गया है, और इन प्रोसेसेस का इनपुट पिछले प्रोसेस का आउटपुट है।
तो इस चैप्टर में मैं आगे आपको ये कॉस्ट कैलकुलेशन जो पढ़ा रहा हूं उसको मैं फिर 2 हिस्सों में बांटने लगा हूं, और इनमें से मैं पहले आपको प्रोसेस 1 सिखाने लगा हूं। यानी पहले हम लोग फर्स्ट प्रोसेस की सारी कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सब्सीक्वेंट प्रोसेस की कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। तो मैं अब यहां से ऑनवर्ड जो चल रहा हूं वो मैं अब सारी कैलकुलेशंस पहले आपको फर्स्ट प्रोसेस के लिए बताने लगा हूं। अच्छा, प्रोसेस डिपार्टमेंट एक ही बात है। किसी सवाल में वर्ड प्रोसेस यूज हो रहा होगा, किसी सवाल में वर्ड डिपार्टमेंट यूज हो रहा होगा। यानी स्टिचिंग प्रोसेस या स्टिचिंग डिपार्टमेंट, प्रोसेस डिपार्टमेंट एक ही बात है। तो मैं आपको जितनी कैलकुलेशन सिखाने लगा हूं ना, अब हम इनको इन 2 लेवल्स में सीखेंगे, इन 2 टुकड़ों में सीखेंगे। पहले सारी डिस्कशन जितने भी 2-4 दिन लगेंगे, 5 दिन, वो मैं फर्स्ट प्रोसेस की कैलकुलेशंस करा रहा हूँ, उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट प्रोसेस पे आऊंगा। तो पहले करते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोसेस। अब जब तक सब्सिक्वेंट प्रोसेस की हेडिंग नहीं आती तब तक सारी डिस्कशन फर्स्ट प्रोसेस की। अच्छा, अगर इस बिजनेस में ये कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट प्रोसेस से जितने यूनिट्स प्रोसेस 1 से पार करके प्रोसेस 2 में गए हैं, यानी प्रोसेस 1 का आउटपुट, तो उसका एक यूनिट कितने रुपए कॉस्ट किया, ये कैलकुलेट करना है। एक मिसाल से समझाता हूं, प्रोसेस कॉस्टिंग की मिसाल नहीं है, वैसी एक बात बता रहा हूं। सिंपल यानी सिंपल, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सोचें, अगर आसान सा एक फोटोकॉपी वाला है, वो ये कैलकुलेट करना चाहता है कि एक फोटोकॉपी कितने रुपए कॉस्ट करती है, तो कैसे करेगा कैलकुलेट? है कॉस्ट नहीं पड़ी हुई उसने, बिल्कुल सादा सा इंसान है। हाँ हाँ, तो कैसे पता एक पेज के लिए कितनी है? किसको डिवाइड कर दे? टोटल खर्चों को नंबर ऑफ कॉपी से डिवाइड कर दे, बिल्कुल ठीक है। कितने अरसे की टोटल कॉस्ट, कितने अरसे के नंबर ऑफ पेजेस? वो अपनी कैलकुलेशंस जिस पीरियड पे बेस करना चाहता है उस पीरियड पे कर ले। यानी अगर वो चाहता है कि मैं एक हफ्ते का डाटा यूज करना चाहता हूं, तो वो उस एक हफ्ते में आए टोटल खर्चे डिवाइडेड बाय उस हफ्ते में हुई टोटल कॉपीज, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। इसी तरह से अगर एक बिजनेस है जो चेयर्स बनाता है और वो ये जानना चाह रहा है कि एक चेयर की कॉस्ट कितनी, किसी भी ज्यादा तफसील में जाए बगैर एक चेयर की कितनी कॉस्ट है एक यूनिट की, तो कैसे कैलकुलेट करे? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय जितनी चेयर्स बनाई, कितने अरसे का डाटा यूज करे, उसकी मर्जी है, एक महीना, एक हफ्ता, एक साल, उस बिजनेस की मर्जी है। तो हम लोग ना फर्स्ट प्रोसेस में जो आउटपुट हुआ, उस आउटपुट की एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है, जो मैं अभी मिसाल ले रहा था, प्रोसेस 1 एंड होने पे वो जो मैंने 1900 लिखा था, वो 1900 कैसे निकला, ये कैलकुलेट करने लगे कि एक यूनिट कितने रुपए का कॉस्ट किया। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए किसी ना किसी पीरियड को सामने रखना पड़ेगा। नॉर्मली वो पीरियड एक महीना होता है। जैसे एक मिसाल बता रहा हूं, जून के महीने को अगर बेस बनाया जाए तो प्रोसेस 1 में
टोटल इनपुट हुए 10,000 यूनिट्स। फिर इस दौरान जाया भी हुए, जाया कर लेते हैं 300 यूनिट्स चले। फिर महीने के एंड पे कुछ अभी मशीन में ही पड़े रह गए 400 यूनिट्स, और इसी तरह कुछ महीने के शुरू में भी थे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 340 यूनिट्स। तो इस महीने के टोटल आउटपुट हुए कितने यूनिट्स? जी बिल्कुल सही है, सही कर रहे हैं। 9640 कैसे है? 9660 कैसे किया, क्या किया ये? जी बताएं। क्यों किया ऐसे है? 9640 कैसे निकाला? क्या मतलब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? हाँ अच्छा, और ये लॉस क्या, क्या मतलब लॉस, क्या मिसाल इसकी? नहीं, नॉर्मल का वर्ड नहीं है अभी, लॉस। जून के महीने में ये सब हुआ, 10,000 यूनिट्स प्रोसेस 1 में इन हुए, इतने जाया हो गए, इतने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थे, इतने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इतने आउट, मतलब इतनी जैकेट्स बन गई। ये जैकेट्स बन गई हैं? नहीं, प्रोसेस 2 में चले गए, प्रोसेस 1 से पार कर गए, कैफ पास करके अब वो सीफैप में चले गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन गए, कैफ पास करके अब अगले स्टेज पे चले गए। तो ये है जो प्रोसेस 1 से आउट होके अगले प्रोसेस में गए हैं जून के महीने में। अच्छा, जिनको ये प्लस माइनस नहीं समझ आया कोई मसला नहीं, अभी जो बात बता रहा हूं ना ये बड़ी जरूरी है, और मैं अक्सर सवालों में बार बार रिपीट भी करता रहूंगा जब तक आप तक नहीं आ जाते। तो आप इसको ना अभी जो समझें उसको लिखिएगा भी, पहले समझ लीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट्री अपने अल्फाज में जरूर लिखिएगा, पहले समझ लीजिएगा बात। ये जो 10,000 यूनिट्स पूरे महीने के इनपुट हैं और पूरे महीने का आउटपुट 9640 है, तो इसका ये मतलब नहीं है। एक और मिसाल, एक पूरे महीने में समोसे वाले ने पूरे महीने में टोटल 4,000 समोसे फ्राई किए, पूरे महीने में टोटल 4,000 समोसे फ्राई किए। इसका मतलब है कि पूरा महीना जब शुरू हुआ तो 4,000 समोसे कढ़ाई में डाले, पूरा महीना वो समोसे पकते रहे, सड़ते रहे, गलते रहे, फिर महीना खत्म हुआ कढ़ाई से बाहर निकाल ली। यह मतलब है पूरे महीने में टोटल 4,000 समोसे फ्राई किए? नहीं, एक वक्त में 4,000 नहीं फ्राई हो रहे, और एक वक्त में मतलब एक महीना नहीं लगा इस पूरे प्रोसीजर के अंदर, हो सकता है 15 मिनट लगते हो। तो क्या मतलब पूरे महीने में 4,000 समोसे फ्राई किए? वो जो 15-15 मिनट लगते थे, हो सकता है एक वक्त में 8 समोसे, 4-5 समोसे फ्राई हो रहे होते थे। पूरे महीने का टोटल करें तो टोटल 4,000 समोसे फ्राई हुए। तो ये जो मैंने सामने महीने का डाटा लिखा है ना कि इस महीने में इतने यूनिट्स प्रोसेस में इनपुट हुए, इतने इन प्रोसेस अभी भी पड़े रह गए, अभी भी कभी भी मंथ एंड पे क्लोजिंग, और इतने आउट हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 यूनिट्स एक साथ ही 1 जून को सुबह सुबह मशीन में डाल दिए, पूरा महीना वो मशीन में पड़े रहे हल्की आंच पे, महीने के बाद मशीन का ढक्कन खोला, इन्होंने कहा भी पड़ा रहने दो, बाकी बाहर आ गए। ऐसा नहीं हुआ है। ये 10 के 10,000 इकट्ठे मशीन में डले थे 1 जून को? नहीं, हो सकता है कि एक वक्त में 400 यूनिट्स मशीन में डलते हो, और वो मशीन यानी प्रोसेस 1 में मशीन का चलना हो सकता है 10 घंटे का प्रोसीजर हो। 10 घंटे के बाद वो जो 400 यूनिट्स डले थे वो निकाल लिए, अगले प्रोसेस में चले गए, फिर मजीद 400 यूनिट मशीन में डल गए, फिर 10 घंटे के बाद वो 400 भी निकाले, अगले प्रोसेस में चले गए। ये काम साल महीने में कई दफा रिपीट हुआ होगा। तो इन टोटल पूरे महीने में इतने यूनिट्स इन हुए। ये कौन से हैं जो मशीन में मंथ एंड पे पड़े हुए हैं? ये वो हैं जो 30 जून को रात 12 से कुछ देर पहले अभी मशीन में 400 यूनिट्स डाले थे। ये अभी 10 घंटे में पक जाने हैं, लेकिन बीच में 30 जून एंड आ गया था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जून के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाए, और अगले ही लम्हे वो जुलाई के ओपनिंग बन गए। ये पूरा महीना नहीं पड़े रहे मशीन के अंदर, एक वक्त में मशीन में जो यूनिट्स आते हैं और पकने के बाद हो सकता है 10 घंटे रहते हो। तो ये
इस पूरे महीने का डाटा देने का यह मतलब नहीं है कि 10,000 यूनिट्स महीने के शुरू में मशीन में डले, पूरा महीना मशीन में पकते रहे और पूरा महीना खत्म होने के बाद इतने अब भी मशीन में पड़े हुए सुस्तों की तरह और बाकी आउट हो गए। ये मतलब नहीं है। मशीन में इन यूनिट्स का आना और जाना, इन यूनिट्स की आनियां जानियां हो सकता है 10 घंटे की हो, 12 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 3 दिन की हो। ये तो वैसे ही बस टोटल डाटा फॉर अ मंथ कलेक्ट किया है ताकि इस टोटल मंथ के डाटा को यूज करके पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जा सके। ओके क्योंकि ये बात मैं इसलिए जोर देके कह रहा हूं क्योंकि ये बात कुछ अर्से बाद आपको ऐसी लगनी शुरू हो जाएगी कि ये पूरे महीने से पड़े हुए थे। नहीं, पूरे महीने से नहीं पड़े हुए थे। ये एक वक्त में नहीं डले मशीन में, नहीं डले एक वक्त में मशीन में। एक वक्त में हो सकता है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 100 डलते हों और मशीन का चलना यानी इन यूनिट्स का मशीन में आना और प्रोसेस 1 से आउट हो जाना, ये पूरे महीने का काम था। इन यूनिट्स का मशीन में एंटर होना और मशीन से कपड़े धुल के निकल जाना। अगर एक महीने के अंदर टोटल 1500 जोड़े धुले हैं तो मतलब वो महीने के शुरू में डले थे, पूरा महीना मशीन में धुलते रहे, इधर से उधर, उधर से उधर, और महीने के बाद मशीन से निकाल लिए। नहीं, एक वक्त धुलने में शायद आधा घंटा लगा हो। तो टोटल पूरे महीने का डाटा ये है कि इस पूरे महीने में इतने टोटल यूनिट्स एक एक करके 2-2, 10-10, 20-20 करके मशीन में डलते थे। कुछ देर के बाद ये प्रोसेस पूरा हो जाता था, फिर बस प्रोसेस से निकल के अगले प्रोसेस में चले जाते थे। अगर पैक ने पिछले एक साल के अंदर, पैक से पिछले एक साल के अंदर 3000 बच्चा पीआरसी पास करके निकला तो इसका मतलब यह है कि ये 3 का 3000 बच्चा एक क्लास में 1 जनवरी वाले दिन आके बैठा था, पूरा साल पढ़ता रहा और 3 का 3000 आखिरी दिन पास होके निकल गया। नहीं, हो सकता है 100, 150, 200 के बैचेस बन रहे थे, 2-2 महीने बाद पेपर देते थे, पास होके निकल जाते थे। पूरे साल का टोटल ये है कि 3000 लोग पास हुए हैं जी। तो इससे पहले कि ये सब आपके दिमाग से निकले, कुछ ना कुछ अपने लिए लिख लें, क्योंकि बात पूछेंगे आप लोग बाद में। है लॉसेस भी ऐसे ही है कि एक वक्त में जो मशीन में 400 यूनिट्स जले होते थे उनमें से 10 सड़ जाते थे, वो निकाल के बाहर फेंक देते थे। वो करते करते टोटल पूरे महीने में इतने यूनिट सड़े। मैं इस बात को फिर समेटता हूं जिनको अल्फाज नहीं मिल रहे। हम लोग ना अपनी जो कॉस्ट कैलकुलेशंस हैं, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशंस हैं, वो टोटल एक्टिविटी फॉर अ पीरियड की बेस पे किया करेंगे। वो नॉर्मली एक महीना हुआ करेगा। तो इस एक महीने के टोटल यूनिट्स इनपुट, टोटल आउटपुट यूनिट्स का ये मतलब नहीं है कि ये सारे के सारे एक ही साथ मशीन में आए थे, पूरा महीना मशीन में पड़े रहे और महीने के एंड पे इतने बाहर निकल गए। नहीं, एक वक्त में प्रोसेस की ड्यूरेशन शायद 2 घंटे की हो, टोटल बस पूरे महीने का ये है। न्यूज़ पे जो पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे, एवरेज वगैरह, हाँ कह लें वैसे ही है। अच्छा, ये है एक कंप्लीट पिक्चर एक आसान तरीन एग्जाम लेवल क्वेश्चन की। ये कंप्लीट पिक्चर है, लेकिन मैं आपको इस कंप्लीट पिक्चर तक लाते लाते 4-5 स्टेप्स में पहुंचाऊंगा। ये कंप्लीट पिक्चर है, ओपनिंग, क्लोजिंग, लॉस, आउटपुट, इनपुट, ये कंप्लीट पिक्चर है एक आसान तरीन लेवल ऑफ एग्जाम पे। लेकिन वहां तक लाने के लिए मैं आपको 4-5 स्टेप से गुजार के लाता हूं। तो उसको स्टेप, लेवल, मुश्किल, वैरायटी, मसला, क्या कह लें? स्टेप क्या लें? मसला 1, प्रॉब्लम 1, लेवल 1, लेवल 1। ये सारी जो पिक्चर है ना कंप्लीट, ये मैं मुख्तलिफ लेवल से गुजार के लाऊंगा। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, तो सवाल में इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा, लॉस कोई नहीं, वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं। कि लेवल किस चीज का लेवल, इस कंप्लीट पिक्चर तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाने लगा हूं। तो एक बिल्कुल लोएस्ट लेवल के इनपुट है, आउटपुट है, बस
क्या मतलब इस महीने में जितने इनपुट हुए वही सब के सब आउट हो गए, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई मंथ एंड पे वर्क इन प्रोसेस नहीं है। अगर इन हालात में जितने यूनिट्स इस प्रोसेस से आउट हुए एक कितना कॉस्ट किया, अगर ये कैलकुलेट करना चाहें तो क्या ख्याल है, क्या फॉर्मूला होगा इसका? फॉर द मंथ टोटल जितने यूनिट्स आए उतने ही आउट हो गए, उनके ऊपर खर्चा हुआ, क्या क्या खर्चा हुआ प्रोडक्शन पे, क्या क्या खर्चा होता है? मटेरियल प्रोसेस में इन हुआ, पहला प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो प्रोसेस में मटेरियल इन हुआ यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर हो गई, और लेबर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर हुई, और एफओएच, बस ये तीन खर्चे होते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? हम एक महीने को बेस बना रहे हैं, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें? इस महीने में जितना टोटल खर्चा आया, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और इस चैप्टर में ना अक्सर आपको लेबर एफओएच अलग अलग की बजाय कन्वर्जन मिलेगा, तो मैं इसलिए लिख भी अभी कन्वर्जन देता हूं। डिवाइडेड बाय पर यूनिट कैसे बनाऊं? टोटल आउटपुट के इनपुट जो मर्जी कर लो, नहीं अभी तो चलो दोनों बराबर हैं, लेकिन असल में क्या आउटपुट के जो प्रोडक्ट इस मटेरियल इस प्रोसेस में इन हुआ था और इस मशीन से इस प्रोसेस 1 से उसने फ्राई होके अगले प्रोसेस में जाना था, अगले प्रोसेस में फिर उसमें मसाले ऐड होने थे, फिर उसने पकना था, फिर उसने डब्बे में पैक होना था, तो इस चलिए फ्राइज बेच लेते हैं, इस प्रोसेस में धुला हुआ आलू है जो इस प्रोसेस में इन हुआ है तो उसकी कटिंग हुई है, तो इस प्रोसेस में जितने किलो कट होके अगले प्रोसेस में गए ये वो है, और उनकी कटिंग पे टोटल इतना खर्चा हुआ, आलूओं की कॉस्ट प्लस इस डिपार्टमेंट की मशीनों में डायरेक्ट लेबर और एफओएच, तो टोटल कितने किलो आलू इस प्रोसेस से कट के अगले प्रोसेस में गए, तो पर किलो कॉस्ट ये सवाल लिखे। ये बता दो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to process 1. Following information relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May. Input or slash output. Input slash output. जिनको स्लैश की स्पेलिंग ना आ रही हो तो ये कहा है मैंने, ये 8000 यूनिट्स। अच्छा, कभी सवालों में आप देखेंगे मैं यूनिट्स कह रहा हूँ, कभी यूनिट्स का नाम ले दूंगा, केजीज, लीटर, स्क्वायर फीट। यूनिट बस एक जनरल वर्ड है, यूनिट कोई भी यूनिट। हाँ, कुछ सवालों में आके फिर मैं इसमें फर्क डालूंगा कि केजी है कि यूनिट है, तब बताऊंगा कि फर्क क्यों है। अभी बस किसी सवाल में यूनिट्स का वर्ड होगा, किसी में केजी होगा, किसी में लीटर होगा। तो इनपुट आउटपुट दोनों 8000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 240,000, 2,40,000 जी रुपीज कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 160,000 एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल मैंने बताया है 240,000, 2,40,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताई है 160,000, 1,60,000, और एफओएच है 120,000, 1,20,000। रिक्वायर्ड है आपसे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट।
हाँ जी 65। अच्छा ये ना बिल्कुल आसान सा लेवल था, ये ना भी कराता तो, लेकिन चले मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया। ठीक है 65 ना कैलकुलेट हुआ किसी से? हाँ जी 65 ना हुआ किसी से कैलकुलेट? लॉसेस लाते हैं हम। अब मैं लॉसेस ला रहा हूं, वर्किंग प्रोसेस नहीं है अभी, लेकिन लॉसेस हैं। ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला नहीं अभी। इनपुट है, आउटपुट है, लॉस है, और वर्क इन प्रोसेस अभी नहीं। अच्छा ये कैलकुलेशन बस देख लें, लिखे ना इसको, ऐसी गन मन मचा रहा हूं, लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, बस देख लें। प्रोसेस 1 में एक महीने में टोटल इनपुट हुए 5000 यूनिट्स और टोटल खर्चा आया 120,000 और लॉस हो गए 200, तो आउटपुट हुआ 48। पर यूनिट कॉस्ट कितनी? पर यूनिट कॉस्ट कितनी? पर यूनिट कॉस्ट हम किसकी निकाल रहे हैं? जो आउट है ना, हम यही जानना चाह रहे हैं कि जो इससे कामयाब होकर आउट हो रहा है वो कितने रुपए का एक पड़ा। तो 120,000 डिवाइडेड बाय 4800 कितना? 25 बस। अच्छा अगर इनपुट हुए 5000 और खर्चा अब भी वही 120 ही आया, लेकिन अब की बार लॉस हो गए 500 और आउट हुए 45, अब क्या बनी कॉस्ट पर यूनिट? 120 ओवर 45 26.67। अच्छा अगर अब भी वही सब हुआ, खर्चा आया 120,000, इनपुट हुआ 5000 और लॉस हो गया अब की बार 1000 और आउटपुट हुए 4000, अब पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ी? 30। ये एक स्क्रीन में आ रहा है सारा? ठीक है स्क्रीन में है। अच्छा 25 आया यहाँ पर आंसर, यहाँ 26 पॉइंट समथिंग आया, यहाँ 30 आ गया, ये क्यों बदले जा रहा है? आउटपुट में बाकी डेटा वही रख रहा हूँ, कॉस्ट आउटपुट चेंज हो रहा है, ये ठीक है या कुछ अनफेयर हो रहा है? अनफेयर है। क्या अनफेयर है? अच्छा नहीं नहीं, पहले एक बात, ये जो 200 आया हुए हैं इनके ऊपर भी तो कॉस्ट इनकर हुई है ना। जो बच्चे इस क्लास में बैठे हैं उन्होंने फीस भी दी है, बिजली वगैरह सब खर्च हो रहा है, घर से रोज किराया खर्च करके आ रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है। जो यूनिट्स लॉस हुए उन पे खर्चा तो है, क्योंकि मटेरियल प्रोसेस में इन हुआ था, मटेरियल का खर्चा, बिजली पानी सब खर्च हो रहा है, खर्चा है। तो अनफेयर क्या हो रहा है कि ये जो 200 वाले यूनिट्स खराब हैं इनकी कॉस्ट भी आउटपुट पे चार्ज हो रही है, और ये कॉस्ट चेंज क्यों हो जा रही है? जब ज्यादा जाया हो जाते हैं यानी कम बनते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, यूनिट्स कम जाया होते हैं बन ज्यादा जाते हैं तो पर यूनिट कम हो जाती है। इसमें और भी मसले होंगे लेकिन मेनली मैं 2 मसलों की तरफ बता रहा हूं। एक तो ये कि ये कॉस्ट इतनी फ्लक्चुएट कर रही है कि कभी हमें यूनिट उतने ही खर्चे में, एक यूनिट 30 रुपए का कॉस्ट कर रहा है, कभी 25 रुपए का कॉस्ट कर रहा है। इतनी वैरायटी होगी तो फिर हम सेल प्राइस तो ढंग से हम जान ही नहीं पाएंगे, हम क्या प्राइस कोट करें? कस्टमर को प्राइस बतानी है, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए सेल प्राइस रखनी है। तो अगर कॉस्ट में इतनी ज्यादा वेरिएशन होगी तो हमारे लिए सेल प्राइस जानना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा मसला अनफेयर है, ये बाकियों के जो नुकसान हो रहा है इनकी कॉस्ट इनके ऊपर क्यों पड़े, यानी उनकी कॉस्ट ये क्यों लोड बर्दाश्त करें, ये अनफेयर है। ये दोनों मसले आए समझ। एक तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, लॉसेस होंगे तो पर यूनिट कॉस्ट फ्लक्चुएट करेगी।
सेल प्राइस सही तरह डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और दूसरा यह कि जब ये यूनिट्स लॉस हो रहे हैं तो इनका खर्चा बाकी क्यों बोझ उठाएं। इसका हल यह है कि मैनेजमेंट ने यह देखना होगा कि जाया क्यों हुए, क्या ये जाया होने थे या जाया नहीं होने चाहिए थे। कई चीजें ऐसी होती हैं, उनकी नेचर ऐसी होती है कि जितने यूनिट्स बनाने हैं उससे ज्यादा ही इन करने पड़ते हैं। अगर कढ़ाई गोश्त पकानी है और जो गोश्त पकने के बाद मेहमानों के सामने आना चाहिए वो 5 किलो होना चाहिए, तो पकाना भी 5 किलो ही शुरू करेंगे, हैं ज्यादा, क्योंकि पकने के बाद उसका वेट होना है, उसके अंदर जितना पानी है उसने खुश्क हो जाना है। इसी तरह से अगर जूस निकालने के बाद जो जूस है वो 4 ग्लासों में पूरा करना है, 8 ग्लासों में पूरा करना है, 2 लीटर जूस होना चाहिए, तो 2 किलो फ्रूट का जूस निकालना शुरू करेंगे? नहीं, ज्यादा करना पड़ेगा। तो उस प्रोडक्ट की नेचर ही ऐसी है कि उसमें से कुछ प्रोसेस के दरमियान जाया होना ही होना है। और मिसाल लेते हैं, अगर वही जो मैंने वो आलू की मिसाल ली थी, आलू डाले इसमें और अब उन्होंने चिप्स फ्राइज बनना है, तो पहले प्रोसेस में उनकी कटिंग हुई है, तो उस आलू की कटिंग के दरमियान कुछ आलू जो है वो खराब होके मशीन पे चिपके रह जाने हैं, कुछ जो कटिंग पीस नीचे गिर जाने हैं, कुछ उनकी ब्लेड में फंस जाने हैं। तो जितने किलो आलू उस प्रोसेस में कटिंग मशीन में डाले थे उतने ही किलो हैं जो आउट होके चिप्स की शक्ल में निकलेंगे? नहीं। तो ये लॉस होता ही होता है, लेकिन कंपनी को यह तय करना पड़ेगा कि इतने किलो बनाने के लिए कितनी कुर्बानी होनी जरूरी है। यह मैनेजमेंट ने खुद फैसला करना है। तो मैनेजमेंट एक स्टैंडर्ड सेट कर लेगी कि इतने किलो, इतने यूनिट्स, इतने लीटर बनाने के लिए, जाग रहे हैं, इतने लीटर, इतने किलो बनाने के लिए कितने लीटर, कितने किलो कुर्बान करने पड़ते हैं। इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। तो लेवल 2 में आगे फिर 3 लेवल्स हैं, जिनमें से एक अभी बता रहा हूं। मैं इसको कह देता हूं 2.1, इसी में चल रहा हूं मैं, इसको 2.1 कह देता हूं कि एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस। यानी जितना लॉस हमने सोचा था, नॉर्मल लॉस का मतलब है जितना हमने सोचा है कि ये तो होना ही होना है। इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड लॉस। नॉर्मल लॉस के लिए एक वर्ड एक्सपेक्टेड लॉस भी इस्तेमाल होता है। हम लोग सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं एक गुजरे हुए पीरियड को सामने रख के। तो 2.1 क्या मतलब हुआ, सिनेरियो 2.1 कि इस गुजरे हुए जून के महीने में जितना लॉस हुआ वो उतना ही है जितना हमने सोचा था कि होना चाहिए। तो नॉर्मल लॉस एक्चुअल लॉस बराबर है, जितना हमने लॉस सोचा था होना चाहिए उतना ही हुआ है। नॉर्मल लॉस मैंने कहा कि इसको एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं। अच्छा, ये फिगर्स मैंने कहा था रहने दे, बेशक गंद मचा रहा हूं, उसमें लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, ये जरूर लिखिए कि सिनेरियो 1 बनाया मैंने, जिसको 2.1 कह दिया, कि जितना लॉस हुआ वो उतना ही हुआ जितना होना चाहिए था। नॉर्मल लॉस ही एक्चुअल लॉस। इस सूरत में अगर मैनेजमेंट ये तय कर ले कि 10% लॉस होना ही होना है, जितना इन होगा 10% होना ही होना है, नॉर्मल लॉस 10%, और असल में भी वाकई 500 ही हुआ और 4500 बन गए। अब 120,000 रुपीज को 4500 पे डिवाइड करना फेयर है या नहीं? क्यों? क्योंकि 4500 यूनिट्स, 4500 किलो आउटपुट लेने के लिए ये कुर्बान होना ही होना था। ये हो ही नहीं सकता था कि 4500 हम इनपुट करते और 45 आउटपुट ले लेते। नॉर्मल था कि 5000 इनपुट होना था, 10% इनमें से जाया होना था, फिर कहीं जाके 45 मिलना था। तो इस 4500 आउटपुट लेने के लिए जरूरी था कि हम 1,20,000 रुपए खर्च करते। ये फेयर है। लेकिन अगर सोचा तो था 500, हो गया 750 लॉस, तो अब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4250 करना फेयर होगा? वो मैं कल 2.2 पढ़ाऊंगा। अभी 2.1 ये है कि जितना सोचा था उतना ही हुआ। तो कॉस्ट पर यूनिट का क्या फार्मूला बना लें जी? क्या फार्मूला बन जाए इसका? सेम ही रहेगा, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। नहीं, लॉस क्यों, इधर मैंने लिखना है कुछ और, डिवाइडेड बाय आउटपुट। आउटपुट एक्चुअली है, ठीक है ये फार्मूला, या अब आउटपुट से डिवाइड करना फेयर नहीं है?
बिल्कुल ठीक है, फेयर है। अगर जितना लॉस सोचा था उतना ही हुआ, जिन्होंने अंग्रेजी लिख ली है, मैं फिर बता रहा हूं, नॉर्मल लॉस को एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं। अभी तक नहीं लिखा तो लिख लें, नॉर्मल लॉस को एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं। अब फार्मूला जो आउटपुट हुए उनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए फेयर है कि 1,20,000 को 4500 से कर दें डिवाइड। ये जो 500 किलो जाया हो गया, क्या मतलब जाया हो गया है? नहीं, जाया हो गया से क्या मुराद है? चोरी हो गया यार, चोरी हो गया है? मशीन में हाथ डाल के चोर ले गया 500 किलो, खराब हो गया, सड़ गया, कट गया, फट गया, जल गया। लेकिन हो सकता है इसकी लाश भी बिकते बिकते कुछ पैसे दे ही जाए, कोई स्क्रैप में मिल जाए पैसा। तो इनकी जो खर्चा था कॉस्ट, उसका वजन यही उठा रहे हैं। तो अगर ये मरते मरते कुछ पैसे कमा के दे जाएं तो इन्हीं में ऐड कर दें, तो न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ये है फार्मूला कि जितना खर्चा आया माइनस जितने नॉर्मल लॉस यूनिट्स थे उनकी स्क्रैप वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय आउटपुट। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि ये जो बिल्कुल खराब यूनिट्स हो जाएंगे, डिफेक्टिव, डैमेज, ये मार्केट में कितने के बिक जाएंगे? कबाड़िए को ऐड क्यों? टोटल इतना खर्चा हुआ था, इसमें उन 500 यूनिट्स पे जो खर्चा है वो भी है, लेकिन उन 500 यूनिट्स को बिल्कुल खराब करके भी अगर हम मार्केट में बेचें तो कुछ पैसे रिकवर भी हो जाएंगे। इसको रिकवरी वैल्यू भी कहते हैं, इसको रिकवरी वैल्यू भी कहते हैं। हमारे एक्सपेक्टेड लॉस है, उससे अगर हमारा एक्चुअल लॉस के माइनस से डिफरेंस है 10 यूनिट्स का, वो हम उसको नॉर्मल लॉस कहेंगे। 2.2 में बताऊंगा फिर। अच्छा, अब इसमें आपकी अकल से एक चीज अंडरस्टूड समझ रहा हूं कि ये जो 500 ये लाशें हैं, ये एक 100 का बिक जाएगा, लेकिन 10 रुपए खर्च करेंगे तो 100 का बिकेगा। तो यहां क्या लिखेंगे? 90। अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू कोई है कुछ खर्चा करने के बाद, तो वो नेट है जो यहां लिखना है। है जी, डिसीजन मेकिंग में आपने कौन पहले पढ़ी है? नहीं, अभी कहां से डिसीजन मेकिंग है जी? अच्छा, ठीक है, कॉस्ट खत्म है। जिसकी क्लास है, जिसने जाना है जाए, बात सुननी है तो बैठ जाए, जिसने जाना है चला जाए। कोई आखिरी बात किसी को याद है? पड़ोसियों वाली बात, रिश्तेदारों वाली बात की थी मैंने यार। मैंने कहा था कि फुप्पो के अगर रिश्ता भेजना है तो ये बदले वाली बात की थी कि बदले में सिला रहमी। अच्छा, सिला रहमी और कतर रहमी, ये ना दो अपोजिट्स हैं। किसी ने जाना है चला जाए, खत्म है क्लास कॉस्ट की। नहीं गए? सिला रहमी और कतर रहमी दो अपोजिट्स हैं। सिला रहमी रिश्तेदारियां निभाना है। अच्छा, रिश्तेदारियां निभाने से मुराद ये है कि मुश्किल में उनके काम आना, कोई फायदा पहुंच सकता है तो फायदा पहुंचाना। अभी चल रही है बात। खुशियों में शामिल होना, दुखों में साथ देना, ये सब सिला रहमी है। और ये सब ना करना क्योंकि अब हमारी बनती नहीं है, ये कतर रहमी है। तो कुछ हमारे फैमिलीज में अच्छे ताल्लुकात, अच्छा अगर कतर रहमी का था ना कि जन्नत में नहीं जाएगा, इतनी सख्त बात है, तो फिर सिला रहमी वाले का रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होगा। तो हमारे अगर किस रिश्ते को मैंने बुरा लगा था लास्ट, पुप्पो को, खाला कर लेते हैं चले। अगर खाला से हम इसलिए अच्छे मिलते हैं क्योंकि वो हमसे अच्छे बोलते हैं, चचा से इसलिए बनती है क्योंकि वो हमसे अच्छा बोलते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये वो सिला रहमी नहीं है जिसके बड़े रिवॉर्ड हैं। बुखारी 5991 सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदले में सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है। बदले में सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है। अच्छा, ये ऐसा मतलब नहीं कि नेकी नहीं है, बिल्कुल बदले में अच्छा मिले, अच्छी बात है, लेकिन वो जो सिला रहमी जिसके रिवॉर्ड्स हैं बहुत ज्यादा, वो बदले वाली नहीं है सिला रहमी, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उससे कता रहमी की जाए तब वो सिला रहमी करे।
अच्छा, इसमें एक बच्चे ने सुबह वाली क्लास में मुझसे सवाल पूछा कि कोई रिलेटिव है वो बोलते ही नहीं है ठीक तरह से, मतलब वो बात करते ही नहीं है, मुंह बना के रखते हैं, तो आपसे कौन जा रहा है उनके बार बार सामने ऐसे जाके कहें इधर वो उधर मुंह करे आप उधर हो जाए। हाँ, जब उनको मुश्किल हो तो पहुंचे। और मेरा नहीं ख्याल कि एक आम इंसान के जज्बात ऐसे हों कि वो किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, कोई बहुत एक्सेप्शन हो तो हो। मैंने चीको खानदानों में देखा है, ऑब्जर्व पर्सनली भी ऑब्जर्व किया हुआ है कि अगर जितनी मर्जी नाराजगी है, लेकिन अगर कोई मुश्किल में फंसा हुआ है ना और उस वक्त कोई रिलेटिव साथ आ जाता है तो फिर नाराजगियां वहां हो जाती होती हैं खत्म। तो इसलिए अगर कोई मुश्किल में है पहुंचे मदद के लिए, कोई दुख में है पहुंचे मदद के लिए, कोई खुशी में है उसको उस खुशी के अंदर मुबारकबाद देना। अच्छा, मुबारकबाद देना सिर्फ ये नहीं होता कि जाके हाजिरी लगवानी है, ये तो हमारी यहाँ फॉर्मेलिटीज है ना कि एक बंदा जो है उसके घर में फौतगी हो गई है और अब सब जा जाके उसको मिल रहे हैं, मैं हाजिरी लगवाने, ताकि आके गले भी मिल रहे हैं उससे, ताकि पता लगे हाजिरी लग रही है। या खुशी में हाजिरी लगवाना जरूरी है? नहीं, खुशी में हाजिरी लगवाना जरूरी नहीं होता, उनकी खुशी में दिल से खुश होना ये खुशी है। दूसरों के सामने उनकी अच्छाइयां बयान करना ये खुशी शेयर हो रही है। जरूरी नहीं है कि जाके हाजिरी उनके सामने मिल के आना कि पता लगे कि ताया का रोका ऐसी। जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती झंझोड़ झंझोड़ कर रोके हम आए हैं, जाके जप्पी में डाल डाल के ऊंचा ऊंचा रोना, पता लगे कि हम आए हैं मैयत के ऊपर। ये हाजिरी लगवाना नहीं मैटर कर रहा है। तो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होना, दुआएं देना, ये सब सिला रहमी है। तो अगर वो हमसे नहीं भी बोल रहे हैं ना, तो हमारा फिर भी सिला रहमी करना, ये है सिला रहमी वाला रिवॉर्ड। बदले में सिला रहमी नहीं है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।